कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो बजरंग बली चाहिए सिर्फ, लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली है। और मैं 36 नहीं, फतेहपुर में वक्फ बोर्ड दूसरा है, हमारा बोर्ड दूसरा है। ये तो एक बौखलाहट का रिजल्ट है, सामने दिख गया बीजेपी वालों को बौखलाहट कि चुनाव हम हार गए, मरहूम बहरू खां के अधूरे सपने हैं जो उनके अधूरे काम पूरा करना दे, लेकिन मिला कुछ नहीं। ईडी वापस चली गई, टाइम फिस। जनता का कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ का भाषण फतेहपुर में नहीं होता तो आकम अली खान का चुनाव जीतना मुश्किल पहले बार 5 साल में फतेहपुर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। चूरू जिले से बाहर निकलकर आज हम पहुंचे हैं सीकर जिले में, जहां पर फतेहपुर विधानसभा का जो चुनाव है वो अब एकदम ज़ोरों पर चल रहा है। और पिछले जो 2018 के विधानसभा चुनाव में था तो उसमें हाकम अली खां काफ़ी नज़दीकी मार्जिन से मात्र 800 वोटों से चुनाव जीते थे। और एक बहुत कड़ा मुकाबला पिछले चुनाव में यहाँ पर हुआ था। विधायक हाकम अली खां इस चुनाव में एक अपने भाषण को लेकर मशहूर भी हुए थे। योगी आदित्यनाथ जब फतेहपुर में सभा करके गए थे तो उन्हें बजरंगबली का एक उन्होंने नारा दिया था और ध्रुवीकरण का प्रयास किया था। वहीं उसी दिन सभा में शाम को जब हाकम अली खां पहुँचे तो उन्होंने अली और बजरंगबली का नारा देकर एक राजस्थान भर में प्रसिद्धि हासिल की। आपको ज्ञात हो तो पूरे राजस्थान भर में इस भाषण की उस समय चर्चा रही थी। फतेहपुर विधायक हाकम अली खां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे जो टिकट मिलने के बाद क्या कुछ विकास के काम टिकट 5 साल में उन्होंने किए हैं और टिकट मिलने के बाद क्या कुछ विकास के काम लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। पूरी चर्चा हम उनके साथ करेंगे और आप से निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते रहें। बहुत बहुत स्वागत आपका AK24 आपका खबरी में। बहुत टफ फाइट में जो 2018 का जो चुनाव हुआ था और इस बार 3 कैंडिडेट आपके सामने आ चुके हैं, कैसे देखते हैं चुनाव? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके AK24 न्यूज़ चैनल का कि आपने फतेहपुर की जनता के सामने और जहाँ जहाँ आपके हैं देखने वाले उनको मेरा मैसेज पहुँचाने के लिए। पिछला चुनाव जब हुआ था तो आपने सही फरमाया कि मैं नया था, राजनीति में नया ही आया था। पहले मेरे भाई राजनीति करते थे, लेकिन जब मैं चुनाव मैदान में आ गया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो फतेहपुर की जनता ने मुझे चुना। तो चुना इसलिए कि मैं फतेहपुर की जनता के बीच गया था। 2 बात मैं उनको बोलता था। एक तो ये बोलता था कि जो मेरे बड़े भाई मरहूम बहरू खां के अधूरे सपने हैं, जो उनके अधूरे काम छोड़े, उनको पूरा करना। दूसरी बात मैं उनको ये कहता था कि आप जब वोट डालने जाओ तो बिल्कुल एक बार मंथन करना कि जो मैं वोट दे रहा हूँ वो वोट मेरा कहाँ जा रहा है और जिसको वोट दे रहा हूँ वो मेरी फतेहपुर की जनता की आवाज़ बन करके राजस्थान की विधानसभा में गूंजेगी कि नहीं गूंजेगी, और फतेहपुर की विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या हैं वो वहाँ उठा सकता है, नहीं उठा सकता है, और विधानसभा में उठा करके उनका निस्तारण कर सकता है कि नहीं, ये सोचकर आपको वोट करना है। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं फतेहपुर की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि फतेहपुर की जनता की जो समस्या होगी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की वो विधानसभा में रखूँगा, आपकी आवाज़ बन करके राजस्थान की विधानसभा में बोलूँगा, और मैंने पूरे 5 साल में वो काम किया है। जैसा कि देखा गया है कि एक चर्चा का विषय पूरे 5 साल तक बना रहा था कि योगी आदित्यनाथ सरदार शहर फतेहपुर के यहाँ आए थे, तो जनता का कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ का भाषण फतेहपुर में नहीं होता तो आकम अली खान का चुनाव जीतना मुश्किल था। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ फतेहपुर नहीं आते, ये तो जनता का फैसला था, योगी आदित्यनाथ का फैसला नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यहाँ आके ध्रुवीकरण करने की कोशिश की कि मैं हिंदू कम्युनिटी को अलग कर दूं, मुस्लिम कम्युनिटी को अलग कर दूं, अल्पसंख्यक को अलग कर दूं। लेकिन फतेहपुर की जनता उनके बहकावे में नहीं आई और फतेहपुर की जनता ने बहुत सोच समझ के फैसला किया था। उन्होंने एक भाषण दिया था कि हमें तो बजरंग बली चाहिए और कांग्रेस वालों को अली मुबारक हो। जब मैं वो भाषण सुना, उसी दिन शाम को मेरी सभा थी, तो मैंने मंच से कहा था ये कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो बजरंग बली चाहिए सिर्फ, लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली है।
और मैं 36 बिरादरी के वोट लेके विधायक बनूंगा, न कि एक माइनॉरिटी के वोटों से विधायक बनूंगा। इसलिए हमें तो बजरंग बली भी चाहिए और अली भी चाहिए, बजरंग बली दोनों चाहिए हमें, और हम दोनों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे, दोनों साथ लेकर के मैदान में उतरे थे हम। जैसा कि देखा गया कि 80 से 90% से ज़्यादा माइनॉरिटी के वोट आपको मिले थे, लेकिन माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा आरोप है कि उनकी बहुत बड़ी अनदेखी 5 सालों में हुई है। बेसवा गांव से ले लो, आपके खुद के गांव से रोड साहब से विरोध उठा है कि माइनॉरिटी की बहुत ज़्यादा अनदेखी हुई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, एक आप साबित कर दो माइनॉरिटी की, इस मुद्दे पर माइनॉरिटी की अनदेखी की गई है। उनको ये बताना चाहूँगा, वो पूरी बात नहीं बताते हैं कि देश को आज़ाद हुए, राजनीतिक जो चालू हुई है, जब चुनाव होने शुरू हुए हैं सन 52 से, उसके बाद पहले बार 5 साल में फतेहपुर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना है। अल्पसंख्यक लड़के और लड़कियों के अलग अलग छात्रावास बने हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे उन आवासीय विद्यालयों में पढ़ सकें, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे उन छात्रावासों में रह करके शिक्षा ग्रहण कर सकें। और दूसरा, आज से पहले कभी भी इस खबर के प्रायोजक हैं श्री अंबिका मेडिकल एजेंसी, कच्चा बस स्टैंड, सरदार शहर। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का यहाँ 1 रुपया नहीं लगा हुआ था। इस बार गाँव में, दोनों शहरों में, अलग अलग सड़कों के, मदरसों के आधुनिकीकरण में और भी बहुत सारी जगह है, वहाँ पर मैंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पैसे लाकर माइनॉरिटी मदों में खर्च किए हैं। तो माइनॉरिटी की अनदेखी कहाँ हुई? वक्फ की जहां हम बात करें, 5 आप वक्फ बोर्ड के शायद अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, वक्फ विकास परिषद के। वक्फ विकास परिषद के, तो वक्फ के फतेहपुर के जो वक्फ के काम है उनमें आपकी क्या भूमिका रही है? नहीं, फतेहपुर में वक्फ बोर्ड दूसरा है, हमारा बोर्ड दूसरा है। हमारा बोर्ड एक सजेशन देने वाला बोर्ड है कि हम उनको सुझाव दे सकते हैं, और वो सुझाव हमने फतेहपुर नहीं, पूरे राजस्थान से हम सुझाव इकट्ठा किया है और वक्फ बोर्ड को हमने सुझाव दिए हैं। अब वक्फ बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ कितना पैसा खर्च करे, कहाँ क्या क्या बनाए। वक्फ बोर्ड वालों का सुझाव था कि हम यहाँ अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बना दें, लेकिन वो हमारी सरकार ने पहले ही बना दिया। बोर्ड भी सरकार का है और हमारी सरकार भी सरकार है, लेकिन वो बनाते इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि फतेहपुर में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाया जाएगा, जिसका हम शिलान्यास कर चुके हैं और बहुत सारा काम हो भी चुका है। आने वाले 1 साल में बन करके वो तैयार भी हो जाएगा। और दूसरा, वक्फ की जो बात आपने की, हमने वक्फ बोर्ड की से ज़मीन मांगी थी और वक्फ बोर्ड ने हमें ज़मीन देने की हाँ भी की थी, दी भी थी, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही कि उनका विरोध कर करके और उस ज़मीन को वहाँ नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने ही, धन्यवाद देना चाहूँगा दाऊद हनी पिनारा जी को, उनको और इकबाल जी मोयल को, कि उन्होंने हॉस्टल के लिए और कॉलेज के लिए, आवासीय विद्यालय के लिए अलग अलग ज़मीन दे दी। वहाँ आज वो दोनों बन करके तैयार हो रहे हैं। कौन से विकास के काम हैं जो 20-30 दिन लगभग चुनाव के बचे हैं, कौन से विकास के ऐसे काम हैं, बड़े काम, जो आप जनता के बीच ले जाकर उनकी बात करेंगे? पिछले 5 साल के विकास की बात मैं करूँ, 1000 करोड़ रुपये से ऊपर मैं इस फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर चुका हूँ। उसमें से 70% काम हो चुका है, 30% काम बाकी है, वो आने वाले मार्च से पहले या अगले साल में, वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। फतेहपुर में सरकारी महाविद्यालय नहीं था, युवाओं की मांग थी एक सरकारी महाविद्यालय होना चाहिए, मैंने 1 नहीं 2 महाविद्यालय खुलवा दिए। फतेहपुर की धानुका हॉस्पिटल है, वो बहुत दिनों से बहुत से चल रही थी कि मैं यहाँ को जाना नहीं चाहता था, जो आज प्राइवेट हॉस्पिटलों से अच्छी धानुका हॉस्पिटल चल रही है, जहाँ 150 OPD, 1200, 1300, 1500 तक OPD जा रही है, रोज़ के पेशेंट आ रहे हैं। IPD में भी 250-300 पेशेंट रहते हैं। भामाशाह की तरह ICU बना दिया गया, भामाशाह का डायलिसिस रूम बना दिया गया। अब
सीकर जाने की ज़रूरत नहीं है डायलिसिस के लिए और आईसीयू के लिए। दूसरा, फतेहपुर नगर पालिका था, इसको नगर परिषद बना दिया। फतेहपुर में मीठे पानी का जो वृहद पेयजल योजना है, नहरी पानी प्रोजेक्ट, उसका हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 2013 में शिलान्यास किया था, 2011 में शिलान्यास किया था। तो जब शिलान्यास करने के बाद जब हमारी सरकार थी 2 दिसंबर 2013 तक, जितना काम हुआ था वहाँ का हुआ, उस काम को जब सरकार चेंज हुई, भाजपा की सरकार बनी, तो उन्हें बंद कर दिया था। उसको दोबारा हमने चालू करके गए, उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और उससे एक कदम आगे चलते हुए हमने घर घर पानी पहुँचा लेंगे। जल जीवन मिशन में फतेहपुर और लक्ष्मण दोनों विधानसभाओं का 457 करोड़ रुपये पास करवा करके, और आज वो काम चालू है। नेचर पार्क, फतेहपुर की जनता कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फतेहपुर में इतना बड़ा एक भव्य नेचर पार्क बन सकता है क्या। उसके लिए मैंने 18 करोड़ रुपये पास करा करके, और उसका काम आज चालू है। 2.5-3 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, 15-16 करोड़ रुपये और खर्च होने हैं यहाँ पर। और जब ये बनकर तैयार होगा तो बहुत अच्छा, अभी भी लोग घूमने के लिए जाते हैं सुबह शाम, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, शुद्ध वातावरण में घूमते हैं, अच्छा पर्यावरण रहता है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक लोग खूब वहाँ करें, ट्रैक बनाए हुए हैं, बच्चों के लिए झूले हैं। एक सबसे बड़ी फतेहपुर की समस्या थी वो बरसाती पानी निकासी की। फतेहपुर का बस स्टैंड है, वो 10-10 दिन तक दुकानें बंद रहती थी, और जब बारिश हो जाती तो दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाती थी कि 10 दिन हम रोज़ कम कमाते थे और 10 दिन हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन अब धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी को कि उन्होंने मेरी बात सुनी, उस बरसाती पानी निकासी के लिए बजट 20 करोड़ रुपये दे करके, और आज वो पानी जो 8 दिन में 9 दिन में खाली होता था, वो मात्र 4 से 5 घंटे में खाली हो जाता है। और बस स्टैंड न बस स्टैंड बंद होता है, न दुकानें बंद होती हैं, पूरा बराबर चलता रहता है। ये दूसरी कि गाँव के अंदर चिकित्सा के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने 2 PHC खुलवा दी, 2 PHC को CHC में क्रमबद्ध करा दिया, 12 गाँवों में मैंने नए सब सेंटर खुलवा दिए, और जो हमारे पंचायतों का पुनर्गठन था उसमें 5 पंचायतें मैंने, हमारे पहले 28 पंचायत थी, उसे 5 पंचायत और बढ़ा करके 33 पंचायत हमने कर दी। इस तरीके से काम बहुत करे। स्कूलों में मैंने 38 स्कूल एक साथ क्रमबद्ध कराई है, पूरे 5 साल में 38 स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमबद्ध कराई है। शिक्षा में इतना अच्छा काम किया, चिकित्सा में किया। 500 किलोमीटर से ऊपर मैंने विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बनाई है। रामगढ़ अस्पताल का 30 बेड था, उसको 50 बेड में कराया है। रामगढ़ के बाईपास सड़क बनाई, जो बहुत एक समस्या थी कि शहर में आए दिन जाम रहता था, तो वो उसको बाईपास सेंक्शन करे, अभी बाईपास का काम चल रहा है। इस तरीके से फतेहपुर में बहुत विकास हुआ है, और विकास को लेकर ही हम जनता के बीच जाएंगे। जैसे कि 5-7 दिन पहले विपक्ष जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, उनके एक समर्थक ने आरोप लगाया था कि एक तरफ है ट्रोला ड्राइवर है जो दुबई में ट्रोला चलाने वाला ड्राइवर है, और दूसरी तरफ एक पढ़े लिखे इंजीनियर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ट्रोला ड्राइवर को अधिकार नहीं है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है वो राजा बनता है। कोई पैसे से नहीं बनता है, कोई शिक्षा से नहीं बनता है, और कोई बिजनेस नहीं बनता है। अगर पैसों से, शिक्षा से बनते थे लोग, अगर राजा बनते थे, तो आम आदमी को तो चुनाव लड़ने का फिर अधिकार ही नहीं रहता था। ट्रोला चलाया मैंने दुबई में, यहाँ भी मैंने बस चलाई है, मैंने छोटी गाड़ी भी चलाई है, मैंने खेत में भी काम किया। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, फौजी का बेटे होने के साथ साथ मैं किसान परिवार से भी आता हूँ। मैंने खेत में भी काम किया है, मैंने बस भी चलाई है, मैंने दुबई जाके ट्रोला भी चलाया है। और फिर फतेहपुर की जनता ने मुझे मौका दिया कि मेरे बड़े भाई मरहूम ममरू खान जी का जब इंतकाल हो गया, तो उसके बाद फतेहपुर की जनता ने कहा कि हम आपको देखना चाहते हैं फतेहपुर की विधानसभा क्षेत्र में ममरू खान की जगह पर। तो मैंने इसे स्वीकार किया, और फतेहपुर की जनता ने मुझे जिता करके विधानसभा में भेजा। तो इसलिए ये कोई आरोप नहीं हो सकता कि एक शिक्षित आदमी चुनाव लड़ सकता है, एक ट्रोला ड्राइवर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री कैसे बनती थी, गोलमा देवी हमारी जिला प्रमुख बनी, वो कैसे बनती थी, गोलमा देवी जो मीणा जो राजस्थान सरकार में बीजेपी में मंत्री बनी थी, वो तो बिल्कुल नहीं पड़ती। ये लोकतंत्र है, इसमें वोट से वोट डालता है, वोट की पेटी से राजा पैदा होता है, न कि कोई माँ के पेट से बाप मर गया और बेटा राजा बन गया। ये नहीं होता, ये लोकतंत्र है। और वो अच्छी बात है, वो शिक्षाविद आदमी है, उन्होंने शिक्षा का अच्छा किया, लेकिन साथ साथ में बिजनेस भी किया। शिक्षाविद वो होता है कि जो कहीं अच्छे बच्चे देखे, इस बच्चे में क्वालिटी है लेकिन ये पढ़ने में सक्षम नहीं है, फीस देने में
सक्षम नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको ऐसे बच्चों को आप जो होनहार हैं, जो गाँव के अंदर छुपे हुए हैं, उनको निकाल करके ला के आप और फ्री में एजुकेशन देते और आप उनको आगे ले जाते, तो हम मानते कि आप समाज में शिक्षा का काम कर रहे हो। शिक्षा के अंदर ये ऐसे तो कोचिंग सेंटर तो सीकर में बहुत हैं, कोटा में बहुत हैं, जयपुर में बहुत हैं, तो वो तो एक उनका बिजनेस है, वो तो करेंगे। बाकी लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक बस चलाने वाले को फतेहपुर की जनता ने एमएलए बना दिया, और उसका फतेहपुर की जनता को फायदा ये मिला कि बॉस नहीं हो, सेवक हो। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा सराज जी के आप काफ़ी नज़दीकी हैं, 2-3 दिन पहले ईडी के उन पर रेड हुई थी, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो एक बौखलाहट का रिजल्ट है, सामने दिख रही है बीजेपी वालों को बौखलाहट कि चुनाव हम हार गए, सत्ता हमारी नहीं आएगी, कांग्रेस की सत्ता रिपीट हो रही है, तो क्यों ना इनको ध्यान डाइवर्ट किया जाए, डराया जाए। लेकिन गोविंद डोटासरा शेर है, वो डरने वाला नहीं है। राजेंद्र राठौड़ जी ने अपने बयान में कहा है कि ईडी को डराने का अब प्रयास किया जा रहा है। 2-3 दिन पहले अपने बयान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी को भी अब डराने का प्रयास किया जा रहा है। तो राजेंद्र राठौड़ के घर ईडी क्यों नहीं की? गोविंद डोटासरा ने खुले मन से कहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ भारत सरकार के गृह मंत्री को और भारत सरकार के वित्त मंत्री को और मोदी जी को कि आप मेरी जांच करवा लीजिए, जो मेरी संपत्ति है उसकी जांच करा लीजिए, मेरे परिवार की संपत्ति की जांच करा लीजिए, और राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह की संपत्ति, सुभाष महरिया की, तीनों की संपत्ति की जांच करा लीजिए। अगर मेरे पास मिल जाए तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, और उनके पास सही ईमानदारी से उनकी जांच कराओ। अगर वो जेल में नहीं जाएँ तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। डोटासरा ने खुले मन से कहा है। तो क्यों गजेंद्र सिंह की जांच नहीं हो रही है, क्यों सुभाष महरिया की जांच नहीं हो रही है, क्यों राजेंद्र राठौड़ की जांच नहीं हो रही है? बीजेपी वाले की तो एक घर ईडी नहीं जाती है। आम आदमी पार्टी के घर ईडी, सपा के घर ईडी, जनता दल यू के घर ईडी, कांग्रेस के घर ईडी, निर्दलीयों के घर ईडी। एक भी बता दो कि आज भारत के अंदर मोदी जी ने आज 13 साल का जो 9 साल का जो कार्यकाल निकाला है, 9 साल में एक के घर भी कोई बीजेपी के नेता के घर ईडी गई है क्या? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस सरकार में लोग मंत्री थे उनके साथ में, चाहे वो कांग्रेस का और चाहे सहयोगी पार्टियों का हो। जब उनको लगा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उठा करके जेल में डाल दिया था मनमोहन सिंह ने। कितने मंत्रियों को, अपनी सरकार के मंत्रियों को डाला था। मोदी जी ने, अमित शाह ने एक किसी कोई पार्षद को भी बीजेपी को जेल में डाला, तो बता दो कि ये तो भाई बीजेपी का पार्षद जेल में जा रहा है। तो क्या दूध के धुले में गया? क्यों ईडी इनके घर नहीं जा रही है? क्यों ईडी बाहर भाग के कभी कांग्रेस वालों के घर जाती है, कभी बसपा वालों के घर जाती है, कभी सपा वालों के घर जाती है, कभी आम आदमी पार्टी के घर जाती है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी इनका मुकाबला कर रही है तो वहाँ आम आदमी पार्टी को दबाया जा रहा है, ईडी की तरफ दबा लो। यहाँ कांग्रेस मुकाबला कर रही है तो यहाँ कांग्रेस वालों घर ईडी भेज रहे हैं। ये तो पूरी जनता समझती है, और जनता को सब समझ में आ गया कि ये ईडी के द्वारा डरा धमका के और राज करना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है। लोग अंग्रेजों से गुलामी से जब आज़ादी पाई तो क्रांति आ गई थी और लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। और कल गोविंद डोटासरा के घर ईडी आई तो लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, सीकर जिले के लोग वहाँ जमा हो गए थे, और जमा होकर के एक ही उन्होंने शब्द कहा था कि हम ईडी से पूछना चाहते हैं कि आपको डोटासरा के घर क्या मिला, और अगर कुछ नहीं मिला तो आप बाहर आके जवाब दो मुझे। बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उनकी ड्यूटी है, उनका काम करना है। उनको तो बताया गया था, प्रेशर दिया गया था, आदेश दिया गया था कि जाओ डोटासरा के घर रेड डालो। वो बेचारे आगे, उनको मिला कुछ नहीं। एक भी रुपया अगर अवैध मिल जाता डोटासरा के घर तो अब तक तो राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह, सुभाष महरिया सड़कों में आंदोलन करने लग जाते थे। लेकिन मिला कुछ नहीं, ईडी वापस चली गई, टाइम फिश। तो जैसे कि परंपरा रही राजस्थान में, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी भाजपा, तो क्या इस परंपरा को इस बार कांग्रेस तोड़ने जा रही है? बदल देंगे। कल हमारे पायलट साहब ने कहा, सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने, कि इस परंपरा को अब की बार बदल के रख देंगे कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी और दोबारा रिपीट होगी। ये परंपरा अब की बार 100% नहीं 1000% बदल देंगे अब की बार। चैनल के माध्यम से विधानसभा फतेहपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? फतेहपुर की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपको लोकतंत्र पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम एक अच्छे साफ़ सुथरे लोकतंत्र में जी रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि साफ़ सुथरा लोकतंत्र जब होता है कि जन निष्पक्षता से मतदान करे, किसी के दबाव में ना करके, किसी के लालच में ना करके, कोई जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद सबसे ऊपर उठ करके और मतदाता अपना मतदान करे। और मतदान ऐसे कैंडिडेट को करे कि उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, कोई केस मुकदमा ना हो और वो कोई अवैध काम न करता हो। ऐसे कैंडिडेट को मतदान करके और अपना प्रतिनिधि बना करके राजस्थान की विधानसभा में भेजिए।
तो ये थे हमारे साथ अकम अली खां, कांग्रेस से फतेहपुर से कांग्रेस सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। टफ फाइट में पिछला चुनाव हुआ था और इस बार फतेहपुर के आसार ये हैं कि फतेहपुर विधानसभा से उनके जीतने के प्रबल चांस हैं। बाकी आप इंटरव्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं रुस्तम खान, आप देख रहे थे AK24, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।